जय हिंद दोस्तों। इंडिया वाले में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था जीडीपी जीएनपी। ये दूसरी क्लास में आप पढ़ेंगे हम लोग बेरोजगारी, गरीबी और राष्ट्रीय आय। पहला टॉपिक है बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति बाजार के प्रचलित कीमत पर कार्य करने के लिए तैयार हो परंतु वह कार्य न प्राप्त कर पाए, जबकि वह शारीरिक 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में हो, वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, व्यक्ति की यही स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति जो कि जिसका उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में है, वह कार्य करना चाहता है लेकिन वह इसे कार्य प्राप्त नहीं होता है, तो उसके लिए बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी दो प्रकार से नापी जाती है, अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी तो है जो व्यक्ति अपने स्वयं के मर्जी से बेरोजगार बना होता है, यह वास्तविक बेरोजगारी नहीं होती है। और अनैच्छिक बेरोजगारी वास्तविक बेरोजगारी होती है, जो कि व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है। इसमें भी दो तरीके से होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी, शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, और दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी। पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी, अन्य नाम अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, जिनके होने या न होने से कार्य की उत्पादकता में कोई प्रभाव न पड़े, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसमें व्यक्ति का सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल कृषि में देख लीजिए, कृषि में अगर 5 लोग कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा कार्य किए जाने के बाद उत्पादित माल अगर 1000 टन है, उसमें अगर 5 लोग और बढ़ जाएं, 10 लोग कार्य करें, तो भी उत्पादकता उतना ही होगी। जो अतिरिक्त लोग बढ़े हैं वही हो गया छिपी बेरोजगारी। नेक्स्ट, मौसमी बेरोजगारी। भारत में आज भी मौसम के अनुरूप कृषि कार्य होते हैं, अर्थात मौसम होने पर लोगों के पास रोजगार होता है। अब मौसम चले जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास रोजगार कम हो जाता है, यही बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। अर्थात मौसम के अनुरूप कार्य होता है, जैसे बरसात के मौसम में धान की खेती होती है, उसके बाद ठंडी के मौसम में गेहूँ की खेती। दोनों के बीच में जो समय बचता है जिसमें किसान कोई कार्य नहीं करता है, वही उनके लिए मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है। शहरी क्षेत्र में देखते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक इकाइयों में रिक्तियों के अधिक आवेदन होने पर अतिरिक्त आवेदनकर्ता औद्योगिक बेरोजगारी कहलाते हैं। अर्थात कोई कंपनी है, अगर 1000 वैकेंसी निकाली है तो उसके लिए 5000 आवेदन आता है, तो लेकिन जिसको मिलेगा 1000 लोग को मिलेगा, जो 4000 बचे हुए हैं वो तो औद्योगिक बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे ना। ठीक है। शहरी क्षेत्र में दूसरा टाइप है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षा के अनुरूप रोजगार का उपलब्ध न होना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति पीजी किया है या ग्रेजुएशन किया है और उसको 10 के आधार पे या हाई स्कूल इंटर के आधार पर नौकरी मिल रही है, तो उसके लिए वो शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी जो पाया जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी पाया जाता है। ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? रोजगार रहे लेकिन कोई उसे प्राप्त न कर पाए, उसका कारण पुरानी परंपरा, विचारधारा, रूढ़िवादी व्यवस्था के कारण शिक्षा में सुधार न होना, पुरानी अवधारणा की वजह से उत्पन्न बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है। पुरानी अवधारणा है, जैसे भारत में पुरानी परंपरा, विचारधारा, रूढ़िवादिता का ही पालन किया जाता है। इसको वजह से जो बेरोजगारी आती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, जो कि भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अब विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन कौन सी होती है? चक्रीय बेरोजगारी, कषात्मक बेरोजगारी। विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी, कषात्मक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब मांग में कमी होने की वजह से उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अर्थात एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे स्कूटर कंपनी जो थी वर्तमान में बंद हो गई है, तो इसके अंतर्गत जो भी कार्यकर्ता थे वो इसमें बेरोजगार हो गए होंगे, उनके लिए चक्रीय बेरोजगारी है। ठीक है। और घोषणात्मक बेरोजगारी, एक काम को छोड़कर जब कोई व्यक्ति दूसरे कार्य से जुड़ता है तो एक निश्चित रूप में कुछ दिनों के लिए बेरोजगार होता है। व्यक्ति की यही स्थिति घोषणात्मक बेरोजगारी कहती है। अर्थात कोई प्राइवेट कंपनी में अगर कोई कार्य करता है, तो अगर कितने 10 साल से किसी कंपनी में लगा हुआ है, तो अगर वो किसी अन्य कंपनी में जुड़ने जाएगा तो कुछ दिनों के लिए कार्य नहीं करेगा, उसके लिए वो घोषणात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है। बेरोजगारी का मापन कैसे करते हैं? ये 3 प्रकार से करते हैं। सामान्य स्थिति की बेरोजगारी, चालू साप्ताहिक स्थिति की बेरोजगारी, चालू दैनिक स्थिति की बेरोजगारी। पहला समझते हैं हम
सामान्य स्थिति की बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति वर्ष भर में अर्थात 272 दिन ज़्यादातर दिनों तक बेरोजगार रहे, सामान्य स्थिति की बेरोजगारी कहती है। अर्थात वर्ष भर में 272 दिन मतलब 365 दिन में 272 दिन बेरोजगार है तो सामान्य स्थिति की बेरोजगारी कहलाती है। दूसरा है चालू साप्ताहिक स्थिति की बेरोजगारी, सर्वश्रेष्ठ सप्ताह के ठीक पहले सप्ताह में अगर कोई व्यक्ति रोजगार नहीं प्राप्त किया रहता है तो व्यक्ति की यह स्थिति चालू साप्ताहिक स्थिति की बेरोजगारी कहलाती है। मतलब जो अब सप्ताह चालू, अगर इससे पहले वाले सप्ताह में अगर कोई व्यक्ति रोजगार नहीं प्राप्त किया है तो उसके लिए वो चालू साप्ताहिक स्थिति की बेरोजगारी कहलाती है। तीसरा है चालू दैनिक स्थिति की बेरोजगारी, करेंट डेली स्टेटस, जब कोई व्यक्ति दिन भर में 4 घंटे या उससे अधिक का कार्य करता है, व्यक्ति की यह स्थिति पूर्ण रोजगार कहलाती है। ठीक, जब कोई व्यक्ति दिन भर में 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम रोजगार प्राप्त करता है तो व्यक्ति की यह स्थिति अर्ध रोजगार कहलाती है। तीसरा, जब कोई व्यक्ति दिन भर में 1 घंटे का भी कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है तो यह व्यक्ति के लिए यह स्थिति चालू दैनिक स्थिति की बेरोजगारी कहलाती है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी, भगवती चरण समिति के द्वारा इसे लागू किया गया था। अर्थात अगर आप 4 घंटे से अधिक प्राप्त करते हैं कार्य दिन भर में 24 घंटे में तो ये पूर्ण रोजगार कहलाएगा। अगर 1 घंटे से 4 घंटे के बीच में प्राप्त करते हैं तो अर्ध रोजगार, अगर 1 घंटे का भी नहीं कर पाते हैं तो ये चालू दैनिक स्थिति की बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है, NSSO जो कि एक संस्था है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन इसका हिंदी नाम है, भारत के अंदर बेरोजगारी और गरीबी दोनों का रिकॉर्ड यही रखती है NSSO। नेक्स्ट टॉपिक है गरीबी, जब कोई व्यक्ति अपने निजी ज़रूरतों अर्थात बुनियादी ज़रूरतों का पूरा न कर पाए तो वो गरीब कहलाता है। अर्थात रोटी कपड़ा मकान अगर कोई व्यक्ति जो कि बुनियादी ज़रूरत है जो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो वह गरीब कहलाता है। गरीब 2 प्रकार से मापी जाती है, गरीबी 2 प्रकार से मापी जाती है, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। ठीक है, भारत में गरीबी का मापन निरपेक्ष गरीबी से की जाती है। इसकी अवधारणा सर आर यायड ने दी थी। इसमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है, निरपेक्ष गरीबी में तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें सिर गणना विधि हेड काउंट मेथड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल 50 रुपये अपने ऊपर खर्च करता है, इसे एक बार एग्जांपल समाते हैं। 50 रुपये अगर कोई जैसे पॉवर्टी गरीबी रेखा मान लेते हैं 50 रुपये को, ठीक है, तो अगर इससे 50 रुपये से ऊपर अगर कोई अपने ऊपर खर्च करता है तो APL एवं पॉवर्टी लाइन से गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। अगर 50 रुपये से कम खर्च करता है तो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर मापा जाएगा। हम पढ़ेंगे सापेक्ष गरीबी। इस विधि के माध्यम से भारत में गरीबी का मापन नहीं किया जाता है, आय की विषमता को मापता है। सापेक्ष गरीबी जो होता है आय की विषमता को मापता है, जो कि लारेंज जोक और गिनी गुणांक के माध्यम से निकाला जाता है। NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन गरीबी का आंकड़ा रखती है। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत है पहला लारेंज वक्र जो कि 1905 में आया था, आय की असमानता को मापता है। ठीक है, निरपेक्ष रेखा से लारेंज रेखा जितनी नीचे रहेगी उस देश की आय की असमानता उतनी अधिक होगी तथा जिस देश में निरपेक्ष रेखा लारेंज रेखा जितनी नज़दीक होगी उस देश की आय असमानता उतनी कम होगी। अर्थात चित्र से समझते हैं हम लोग, ये निरपेक्ष रेखा जो कि 45 डिग्री के है, 45 डिग्री पर खींची गई है निरपेक्ष रेखा। ठीक है, आय है वाई अक्ष, आय मान लीजिए, एक्स अक्ष को एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष को जनसंख्या, वाई अक्ष को आय। ठीक है, अब देखिए निरपेक्ष रेखा 45 डिग्री पर है और लारेंज रेखा एक खींचा गया है। अब जितना भी ये इसके पास जाएगा, ठीक है, उतनी ही असमानता कम होगी और जितना दूर जाएगा असमानता उतनी बढ़ती जाएगी। यह अवधारणा 1905 में दिया गया था। ठीक है, लारेंज जो का अवधारणा 1905 में दिया गया था। और दूसरा था गिनी गुणांक। गिनी गुणांक 1912 में आया था। किसी देश की आय की असमानता का अधिकतम मान 1 हो सकता है। इस पर यहाँ फार्मूला से देखिए, गिनी गुणांक इक्वल टू A डिवाइडेड बाई A+B। इसे चित्र के माध्यम से समझिए। 45 डिग्री पर खींचा गया है गिनी रेखा, ए गिनी रेखा है। अब ए जिसके पास जितना पास जाएगा असमानता उतना कम होगा, जितना दूर जाएगा असमानता बढ़ता जाएगा। अर्थात ए जो ए क्षेत्र है जितना कम होगा असमानता उतना कम होगा, और ए क्षेत्र जितना बढ़ेगा और बी क्षेत्र जितना कम होगा उतना असमानता ज़्यादा होगा। ठीक है,
अधिकतम असमानता 1 होता है और न्यूनतम 0 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है अधिकतम असमानता गिनी गुणांक के हिसाब से कितना होता है और न्यूनतम कितना होता है। यदि यदि हम लोग को अधिकतम असमानता निकालना है तो बी इक्वल टू 0 रख लेंगे, ठीक है। बी इक्वल टू 0 में फार्मूला में रखिए ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए को ए रखिए 1 मान लीजिए, बी को 0 मान लीजिए, डिवाइड इसे काटेंगे तो 1 बचेगा, अधिकतम असमानता। और आई के असमानता का न्यूनतम मान देखेंगे तो इसको ए इक्वल टू 0 रख लीजिए फार्मूला में, तो 0 आएगा, ठीक है। न्यूनतम मान है, असमानता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 होता है। भारत में गरीबी से संबंधित महत्वपूर्ण समितियाँ बनाई गई हैं। पहला था रथ दांडेकर समिति, जो कि 1971 में आया था। इन्होंने अपने एक रिपोर्ट में दिया था 2250 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति। अगर कोई शहर में या ग्रामीण में कोई व्यक्ति रहता है, अगर वो एक दिन में 2250 कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति करता है तो वह गरीबी नहीं है। अगर इससे कम करता है तो गरीब है, ठीक है। दूसरा बना था वाई के अलध समिति, जो कि 1977 से 1978 के बीच में आया था। इन्होंने कहा था अपनी रिपोर्ट में, शहरी में अगर कोई व्यक्ति है तो 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर का उपभोग कर रहा है तो वह गरीब नहीं है। और ग्रामीण में अगर कोई व्यक्ति है तो 2400 कैलोरी ऊर्जा का अगर कोई उपभोग कर रहा है एक दिन में तो वह गरीब नहीं है। अगर इससे कम कर रहा है तो वह गरीब है, अगर इससे अधिक कर रहा है या इतना कर रहा है तो वह गरीब नहीं है। तीसरा है लकड़वाला समिति। भारत में गरीबी का मापन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होना चाहिए, इन्होंने कहा था, जो कि 1993 में आया था लकड़वाला समिति। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को स्वीकार नहीं किया गया था, इसे लकड़वाला समिति को स्वीकार नहीं किया गया था, इसे कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद है तेंदुलकर समिति। भारत में गरीबी का मापन मंथली होना चाहिए, ठीक है। ये सब ईयरली कर रहे थे या फिर पर डे कर रहे थे, मंथली का बात किया, जो कि तेंदुलकर समिति 2004 और 2005 में आया था। गरीबी का मापन परिवार उपभोग व्यय के आधार पर करना चाहिए। गरीबी, भारत में गरीबी लगभग 38% का इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया था कि भारत में गरीबी जो है 38% है। फिर इन्होंने दोबारा तेंदुलकर समिति को दोबारा आया था 2009 में, पहली बार आया था 2004-05 में, दोबारा आया था 2009 में आया था। फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया, यदि कोई व्यक्ति शहर का है तो अगर वह एक महीने में अपने ऊपर 1000 रुपये खर्च करता है तो वह गरीब नहीं है, ठीक है। 1000 रुपये 1 मंथ का बताया था कि एक महीने में अगर 1000 रुपये कोई व्यक्ति शहर का है अपने ऊपर खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं है, अर्थात 33.33 रुपया पर डे, एक दिन में 33.33 रुपया का कोई व्यक्ति अपने ऊपर खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं है। यदि वह ग्रामीण व्यक्ति है तो 816 रुपया एक महीने में, और एक दिन में 23.5 23.5 रुपया अगर एक दिन में कोई अपने ऊपर खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। दोबारा तेंदुलकर समिति बनी तो 2009 में ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था। भारत में गरीबी लगभग 22% है, अपनी रिपोर्ट में बताया था। पहले बताया था कि गरीबी 38% 2004-05 में, और 2009 में बताया था कि गरीबी 22% है, ठीक है। उसके बाद आया रंगराजन समिति, 2012 में बनी थी, 2014 में अपना रिपोर्ट सौंपी थी। इन्होंने कहा था अपनी रिपोर्ट में, शहरी लोग एक महीने में अपने ऊपर 407 रुपये पर मंथ खर्च करता है तो वह गरीब नहीं है। इन्होंने बताया कि अगर शहर में कोई आदमी है, अगर वह 407 रुपये एक महीने में अपने ऊपर खर्च करता है, अर्थात 47 रुपया एक दिन में अपने ऊपर खर्च करता है तो वह गरीब नहीं है, ठीक है। फिर बताया उन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण व्यक्ति है तो 972 रुपये अगर एक महीने में अपने ऊपर खर्च करता है तो वह गरीब नहीं है, अर्थात कोई ग्रामीण व्यक्ति अगर 33 रुपये एक दिन में अपने ऊपर खर्च करता है तो वह गरीब नहीं है। भारत में गरीबी लगभग 29.5% बताया था इन्होंने। रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत में 29.5% लोगों को गरीब बताया था। वर्ल्ड बैंक ने भी अपना इस संबंध में एक रिपोर्ट दिया था। उन्होंने बोला था प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $2 अर्थात 180 रुपये, इस समय 184 रुपये होगा, देख लीजिएगा करंट डाटा क्या है। $1 इक्वल टू कितना होता है, कमाता है तो वह गरीब नहीं है, सॉरी शायद मेरे हिसाब से 82 रुपीज़ है। $1 इक्वल टू, देख लीजिएगा आप, इस हिसाब से $2 इक्वल टू 164 रुपीज़ है। अगर वो कमाता है तो वह गरीब नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय 4 विधियों द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। उत्पादन विधि, आय विधि, उपभोग विधि, मूल्यवर्धन विधि।
पहला है उत्पादन विधि। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NNP मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अर्थात अगर हम NNP फैक्टर कॉस्ट निकाल लेंगे तो यही उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं निकालने के लिए NNP मार्केट प्राइस के जो NNP है नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसमें टैक्स को अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को, और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। तो इसके द्वारा में जो प्राप्त होता है वो उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाता है। उसके बाद दूसरा है आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय। इसमें भूमि पर किराया दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, श्रमिक को मजदूरी देते हैं, उद्यमी को लाभ दिया जाता है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। ठीक है, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी, इन चारों के माध्यम से आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय निकालता है। इसमें क्या करते हैं, इसका फार्मूला है नेशनल इनकम NI इक्वल टू R प्लस I प्लस W प्लस P, अर्थात रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय निकालने के लिए किराया, ब्याज, मजदूरी, लाभ को जोड़ देते हैं तो उसके बाद जो हमें योग प्राप्त होता है वह आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। तीसरा है उपभोग विधि या व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। देखिए, C से कंजप्शन, उपभोग कितना कर रहे हैं हम लोग, I इन्वेस्टमेंट, निवेश कितना कर रहे हैं, G गवर्नमेंट, सरकार का टैक्स कितना है, X एक्सपोर्ट, निर्यात कितना कोई देश कर रहा है, M इम्पोर्ट, आयात कितना कर रहा है। इसके द्वारा इन सभी के योग से जो हमें प्राप्त होता है वो व्यय विधि द्वारा या उपभोग विधि द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। फार्मूला है NI इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M क्यों है। देखिए अब C से क्या हो गया उपभोग, I से निवेश या इन्वेस्टमेंट, G से गवर्नमेंट टैक्स, X से निर्यात। कोई देश किसी अपने द्वारा बनाएगा किसी वस्तु को किसी अन्य देश को अगर बेचता है तो वह निर्यात कहलाता है, अगर वही किसी देश से लेता है तो आयात कहलाता है। अब निर्यात में से आयात घटाएंगे, उसके बाद उपभोग को, निवेश को और सरकार के टैक्स को जोड़ देंगे, तो जो प्राप्त होगा वह उपभोग विधि या व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय में प्राप्त होगा। ठीक है, चौथा है मूल्यवर्धन विधि, सकल मूल्यवर्धन। पहले था, अब आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, फॉर इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए गेहूँ है, 100 kg गेहूँ है और प्रति केजी 20 रुपये है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात वैल्यू इसका आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक, अब गेहूँ से जब आटा बनाएंगे हम लोग, इस 100 kg गेहूँ को 100 kg आटा 100 kg होगा, लेकिन आटा का दाम बढ़ जाएगा। जैसे 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से गेहूँ था और आटा होगा 25 रुपये प्रति केजी। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2500 रुपये आएगा। अब कितना बढ़ा, 2000 से 2500 रुपये, 500 रुपये बढ़ा, वैल्यू ऐड हुआ 500 रुपये। अब इसके बाद देखिए आटा, 100 किलो आटा से अब हम लोग बिस्कुट बनाएंगे तो इसमें 1000 पैकेट बिस्कुट बनेगा। ठीक है, मान लीजिए 1000 पैकेट बिस्कुट बना। अब एक पैकेट का दाम 5 रुपये रख लीजिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इसका आ जाएगा 5000 रुपये। ठीक, अब इसमें कितना वैल्यू ऐड हुआ, 2500 रुपये, 2500 से 5000 हुआ तो 2500 रुपये वैल्यू ऐड हुआ। अब वैल्यू एडिशन मेथड या सकल मूल्यवर्धन विधि क्या कहता है, नेशनल इनकम इक्वल टू राष्ट्रीय आय बराबर वैल्यू जो पहले वैल्यू था प्लस वैल्यू ऐड डॉट डॉट डॉट, अर्थात जितने बार प्रक्रिया के ना लास्ट में अंतिम उपभोग जहाँ तक जाएगा वहाँ तक सभी वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, गेहूँ प्रथम वैल्यू क्या था 2000 रुपये गेहूँ का। ठीक है, 20 kg गेहूँ का दाम पूरा 100 kg गेहूँ का लेकर 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 2000 रुपये हुआ था। उसके बाद आटा बनाए 2500 रुपये हुआ वैल्यू इसका, तो कितना वैल्यू ऐड हुआ 500 रुपये। इसके बाद बिस्किट बनाए तो कितना हुआ वैल्यू इसका 5000, तो कितना ऐड हुआ 25 रुपये। सबको जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 5000। यही है नेशनल इनकम मूल्यवर्धन विधि द्वारा। ठीक है, उसका देख है शब्द है वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। 2005 से 2017 के बीच में चला था। इसके स्थान पर आप GST ले लिया है। ठीक है, GST के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ है, इसके बारे में आगे हम पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय। इसी में राष्ट्रीय आय में है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अगर हम राष्ट्रीय आय जो निकाले हैं उसमें अगर कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर देंगे, जो हमें प्राप्त होगा वह प्रति व्यक्ति आय का एक व्यक्ति का आय होगा। ठीक है, एक व्यक्ति का आय, एक वर्ष में कोई व्यक्ति कितना कमाता है यह निकलता है प्रति व्यक्ति आय से कहते हैं। ये राष्ट्रीय आय में टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद प्राप्त होता है। नोट देख लीजिए, किसी देश की खुशहाली देखने के लिए उस देश की प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी देश की खुशहाली, वहाँ के लोग कितने खुश हैं, अगर इसका पता लगाना है तो उस देश का प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए कितना है। अगर वो अधिक है तो समझ लीजिए कि उस देश में जो लोग हैं खुशी है,
अगर यदि कम है तो इस समय खुशी नहीं है। ठीक है, अगर किसी देश को किसी अन्य देश में कोई फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो उस देश की जीडीपी को देखता है, और यही खुशहाली देखने के लिए प्रति व्यक्ति आय को देखता है। जीडीपी कैसे देखता है, जैसे देखिए, मान लीजिए इंडिया अगर अमेरिका में जाएगा कोई कंपनी लगाने, तो वहाँ पर उसकी जीडीपी दिखाएगा। जीडीपी ज़्यादा है तो समझ लीजिए वहाँ का आय बहुत अधिक है, तो उसके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए उस देश को जीडीपी को देखते हैं। चलिए अगले टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।